नमस्ते। आजकल ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर काफी खबरें आ रही हैं। हाँ, मैंने भी सुना। उनके आवास पर आग लगने के बाद कुछ नकदी मिलने का मामला है शायद। बिल्कुल। और अब सरकार उन्हें हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और इससे पहले भी एक और जज थे, जस्टिस शेखर कुमार यादव। उनकी किसी टिप्पणी पर भी उन्हें हटाने की मांग उठी थी। हाँ, वो मामला भी काफी चर्चा में रहा था। तो इन सब घटनाओं से ना ये सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि भाई ये जजों की नियुक्ति होती कैसे है और हटाया कैसे जाता है, प्रक्रिया क्या है आखिर। काफी उलझी हुई सी लगती है। सही कह रही हैं आप। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही से जुड़ा मामला है। हाँ। और हमारे संविधान और कानूनों में मतलब इसकी एक पूरी विस्तृत प्रक्रिया दी हुई है। तो चलिए इसी को समझते हैं आज। शुरुआत हटाने की प्रक्रिया से करते हैं। इसे ही महाभियोग कहते हैं ना आमतौर पर। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि संविधान में अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 218 हाई कोर्ट के लिए, इनमें महाभियोग शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, आधार बताए गए हैं सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर अक्षमता यानी इनकैपेसिटी। राष्ट्रपति हटा सकते हैं लेकिन इन्हीं आधारों पर। सिद्ध कदाचार मतलब कोई जानबूझकर किया गया गलत काम, कोई गंभीर आरोप हो सकता है जैसे भ्रष्टाचार, और अक्षमता मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से जज अपना काम न कर पा रहे हों। ठीक है। और इसकी जो पूरी डिटेल प्रक्रिया है ना, वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है। ओके, तो क्या है वो प्रक्रिया संक्षेप में? तो सबसे पहले या तो लोकसभा के 100 सदस्य या फिर राज्यसभा के 50 सदस्य एक प्रस्ताव लाते हैं। फिर स्पीकर या चेयरमैन के पास ये अधिकार होता है कि वो इसे स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें। अच्छा, वो मना भी कर सकते हैं? जी हाँ, लेकिन अगर स्वीकार हो गया तो फिर 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनती है। जांच समिति कौन होते हैं इसमें? इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जाने माने कानून के विशेषज्ञ। ये समिति फिर आरोपों की पूरी जांच करती है और जज को अपना पक्ष रखने का, अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया जाता है। ठीक है, मतलब पूरी सुनवाई होती है एक तरह से। बिल्कुल। फिर अगर समिति जांच के बाद जज को दोषी पाती है तो वो अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करती है। और फिर वो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, और वो भी विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। बाप रे, यानी दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। हाँ जी हाँ, ये काफी मुश्किल होता है हासिल करना। और जब दोनों सदनों से ये पास हो जाता है तब जाकर राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं। वाकई ये तो बहुत लंबी और कहना चाहिए कि काफी कठिन प्रक्रिया है। शायद इसीलिए इतनी सख्त है ताकि जजों पर बेवजह दबाव न बने। हाँ, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। लेकिन इसमें एक और पेंच है। वो क्या? अगर जज इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, मतलब रिपोर्ट आने या संसद में वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दे तो? हाँ, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो ये जांच प्रक्रिया आमतौर पर वहीं रुक जाती है और उन्हें रिटायरमेंट के सारे लाभ भी मिल जाते हैं। अच्छा, जैसे वो जस्टिस दिनाकरण वाला केस था शायद। हाँ बिल्कुल। 2011 में सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे PD दिनाकरण। उनके खिलाफ प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रक्रिया पूरी होने से बच गए। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जवाबदेही कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है इस तरह। हाँ, ये इस व्यवस्था का एक पहलू है जिस पे बहस होती है। वैसे जिला अदालतों के जजों के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग है। अनुच्छेद 235 के तहत हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है उन पर। अच्छा, और आधार वही रहते? हाँ, आधार वही है। सिद्ध कदाचार या अक्षमता, हाई कोर्ट उन पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई हटाने की बात। अब आते हैं नियुक्ति पर। जज बनते कैसे हैं? जिला अदालतों से शुरू करें। हाँ, करते हैं। देखिए, जिला स्तर पर भी 2 तरह के जज होते हैं। एक होते हैं सिविल जज, जिन्हें हम लोअर जुडिशरी कहते हैं। इनकी भर्ती होती है राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से, अनुच्छेद 234 के तहत। अच्छा, जैसे PCSJ वगैरह। जी बिल्कुल। और इसके लिए अब कम से कम 3 साल की वकालत का अनुभव जरूरी कर दिया गया है। और दूसरे स्तर के जज? वो होते हैं जिला जज यानी हायर जुडिशरी, अनुच्छेद 233 के तहत। इनकी नियुक्ति या तो लोअर जुडिशरी से प्रमोशन के जरिए होती है या फिर सीधी भर्ती होती है।
इसके लिए कम से कम 7 साल वकालत का अनुभव चाहिए होता है और इसके लिए भी परीक्षा होती है। समझ गई। तो ये तो हुई जिला स्तर की बात। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती है नियुक्ति? यहाँ पर वो कॉलेजियम सिस्टम आता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करने के बाद करते हैं। और नामों की सिफारिश कौन करता है? नामों की सिफारिश एक कोलिजियम करती है, जिसमें सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज होते हैं। लेकिन प्रक्रिया शुरू होती है हाई कोर्ट लेवल पर। वो कैसे? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अपने 2 सबसे सीनियर जजों से सलाह करके नामों का प्रस्ताव भेजते हैं। ये प्रस्ताव फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार यानी कानून मंत्रालय तक पहुंचता है। अच्छा, मतलब कई स्तरों से गुजरता है नाम। हाँ, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के पास जाता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति ही करते हैं कोलिजियम की सिफारिश पर। और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट वाले कोलिजियम में सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य सबसे वरिष्ठ जज होते हैं। ये कोलिजियम सिस्टम, इस पर भी काफी बहस होती रहती है पारदर्शिता को लेकर। जी हाँ, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए लाया गया था, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे और आखिर में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की नियुक्ति। हाँ, सीजेआई कैसे बनते हैं? ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और यहाँ पर एक स्थापित परंपरा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ जज होते हैं उन्हीं को सीजेआई नियुक्त किया जाता है। इसकी सिफारिश मौजूदा सीजेआई ही करते हैं। अच्छा, मतलब वरिष्ठता का सिद्धांत है यहाँ पर। हाँ, ज्यादातर यही फॉलो होता है। तो कुल मिला के देखें तो चाहे जज को हटाना हो या नियुक्त करना हो, दोनों ही प्रक्रियाएं काफी विस्तृत हैं, कई चरणों वाली हैं और इसमें विधायिका, कार्यकारिणी, न्यायपालिका तीनों की ही भूमिका दिखती है। बिल्कुल सही, एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। हाँ। पर यहाँ एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये मौजूदा व्यवस्था, ये जो संतुलन है, वो न्यायिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच, क्या वो सही संतुलन है या फिर समय के साथ इसमें कुछ सुधार की, कुछ बदलाव की गुंजाइश है? ये वाकई एक अहम सवाल है और इस पर शायद लगातार विचार विमर्श होते रहना चाहिए। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें।